बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारा जो केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का लेक्चर नंबर 32 है, उसके अंदर हम नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जो होगा ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन को पढ़ने से पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि डिफ्यूजन और इफ्यूजन होता क्या है। ठीक है, तो उसके लिए आपके पास आगे जाके एक काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस भी आएगी, उसमें आप पढ़ेंगे, उसमें बहुत कुछ पढ़ेंगे, लेकिन उसकी मेन चीज़ जो है वो मैं आपको बता देती हूँ कि वो बताती है कि गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो इतना रैंडमली मूव करते हैं, एक दूसरे से टकराते रहते हैं, अपनी डायरेक्शन को चेंज करते रहते हैं। अपने आप के साथ भी वो टकराते रहते हैं और जिस कंटेनर में वो प्रेजेंट है उसकी वॉल्स के साथ भी टकराते रहते हैं, और इस तरह से वो हैपाहेजिटली यानी रैंडमली जो है वो मूव करते रहते हैं। उनकी स्पॉन्टेनियसली जो है वो मूवमेंट होती रहती है, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स पर मॉलिक्यूल के पास कोई ना कोई मूवमेंट की एनर्जी ऑल टाइम होती है। इसमें दो तरह के प्रोसेस या फिनोमिनाज हैं। जो सबसे पहला फिनोमिना है ना, वो है डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन में क्या होता है कि सपोज आपके पास दो कंटेनर्स हैं, ठीक है, दो कोई भी आपने बाउल्स ले लिए या कंटेनर ले लिए, कोई बंद डिब्बे ले लिए, एक में आपने कोई और गैस ली है और एक में आपने कोई और गैस लिया। आप एग्जांपल उन्होंने आपको बुक पे दिया है कि ये जो गैस है वो आपकी O2 है और ये जो है वो NO2 है। अब ये कंटेनर बंद है और इसके ऊपर ना तो आपने कोई प्रेशर चेंज किया है, प्रेशर को वेरी बिल्कुल भी नहीं किया, प्रेशर चेंज आपने नहीं किया, जो प्रेशर यहाँ पे प्रेजेंट है वही प्रेशर यहाँ पे प्रेजेंट है। ये दोनों गैसेस अपनी अपनी जगह आराम से प्रेजेंट है, इनके मॉलिक्यूल्स आराम से बैठे हुए हैं। आपने क्या किया कि इनके दरमियान वाली वॉल को आहिस्ता से क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया, इनकी वॉल को यहाँ से निकाल दिया। जब आपने इसकी वॉल्स को निकाला तो ये O2 के मॉलिक्यूल्स और ये NO2 के मॉलिक्यूल्स क्या हुआ, अब ये कंटेनर बन गया ना, वॉल निकल गई तो ये पूरा का पूरा एक कंटेनर हो गया। तो ये आपस में क्या हुआ, ये मॉलिक्यूल्स इंटरमिक्स हो गए, खुद ब खुद स्पॉन्टेनियसली इंटरमिक्स हो गए। ये NO2 के मॉलिक्यूल्स बड़े वाले और छोटे वाले O2 के मॉलिक्यूल से क्या हुआ, आपस में इजीली मिक्स हो गए। आपने पीछे पढ़ा था कि हर गैस के मॉलिक्यूल का अपना कोई पार्शियल प्रेशर होता है, O2 का कोई अपना पार्शियल प्रेशर है और NO2 का कोई अपना पार्शियल प्रेशर है। तो याद रखिएगा कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे O2 के जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनका जो पार्शियल प्रेशर है वो कोशिश करेंगे कि वो पार्शियल प्रेशर चेंज ना हो। इसी तरह NO2 के जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनका जो पार्शियल प्रेशर है वो चाहेंगे उनका पार्शियल प्रेशर चेंज ना हो। तो इस वजह से ये अपने आप को इस तरह से मिक्स करेंगे कि इनके मॉलिक्यूल्स ऑल द साइड्स पे स्पॉन्टेनियसली इक्वली प्रेजेंट हों। इसमें क्या हुआ, मिक्स हो गए, रिएक्ट करके इन्होंने कोई तीसरी चीज नहीं बनाई, ये सिर्फ क्या हुई है, इनकी मिक्सिंग हुई है। और मिक्सिंग की वजह से ये जो बना है इसको कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, यानी बिल्कुल इक्वली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं पूरे के पूरे कंटेनर के अंदर, O2 के भी मॉलिक्यूल्स और NO2 के भी मॉलिक्यूल्स, जब आपने पार्टीशन को क्या किया, रिमूव कर दिया। अब ये याद रखिएगा कि ये जो दो गैसेस थी, ऐसी गैसेस थी जिन्होंने होमोजीनियस मिक्सचर बनाया है, वो कैसी गैसेस थी, नॉन रिएक्टिंग गैसेस थी। ऐसा नहीं हुआ कि वो दोनों मिलकर कोई तीसरी चीज बना दी है उन्होंने और डिफ्यूजन हो गई है। डिफ्यूजन बेसिकली क्या है कि आपने प्रेशर चेंज नहीं किया, आपने कंडीशन चेंज नहीं की, आपने सिर्फ दो गैसेस अलग अलग कंटेनर से एक ही कंटेनर में डाल दी और वो आपस में स्पॉन्टेनियसली मिक्स हो गई। ये आपके पास है डिफ्यूजन। आप एक परफ्यूम लेते हैं, परफ्यूम के अंदर कोई भी गैस प्रेजेंट होती है, ठीक है, आपके पास कोई भी परफ्यूम है और परफ्यूम के अंदर कोई भी गैस प्रेजेंट है। आपने एकदम से परफ्यूम का ढक्कन पूरा, मैं ये नहीं कह रही कि उसको नोजल से स्प्रे आउट किया, आपने क्या किया, परफ्यूम के ढक्कन को, परफ्यूम के ढक्कन को खोल दिया है और बाहर एयर में O2 प्रेजेंट है सपोज, तो क्या हुआ, वो O2 और जो वो परफ्यूम के मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में मिक्स हो गए, होमोजीनियस मिक्सचर बना दिया। सपोज वो एक कमरे में आपने खोला था तो पूरे के पूरे कमरे के अंदर से आपको उस परफ्यूम की स्मेल आना शुरू हो गई। फ्यूजन बेसिकली ये है कि आपके पास एक कंटेनर है और उसके अंदर आपके पास गैस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, किसी भी गैस के मॉलिक्यूल्स आपके पास प्रेजेंट हैं। आपने क्या किया कि उस कंटेनर के अंदर प्रेशर, अब देखिए बेटा, यहाँ से ना उसको टाइटली बंद किया हुआ है, इस कंटेनर को क्या किया हुआ, टाइटली बंद किया हुआ कि जितना वो बंद हो सकता था उसको दबा के बंद किया हुआ है, यानी इसके ऊपर प्रेशर कैसा है, हाई है। इसका प्रेशर हाई है तो इसको कंटेनर में टाइटली बंद किया हुआ है। अब कोई भी यहाँ पे होल हो जाए अचानक से, कोई यानी कि कुछ चीज़ लग जाए, कुछ भी हो जाए, आप खुद कर दें, यहाँ पे कोई सुराख हो गया है, कोई छोटा सा होल, टाइनी सा होल, स्मॉल सा होल हो गया है, तो क्या होगा कि ये गैस मॉलिक्यूल्स, क्योंकि ये रैंडमली मूव करी जा रहे हैं करी जा रहे हैं, और यहाँ पे बाहर एयर है, सपोज आपके पास, आप कंटेनर ना भी लें, एयर है और एयर के अंदर प्रेशर कैसा है, कम है। एयर के अंदर तो आपने गैस के मॉलिक्यूल्स को पकड़ के यूं नहीं ना कंप्रेस किया हुआ, जबकि कंटेनर में आपने कंप्रेस किया हुआ था, कंप्रेस करने की वजह से प्रेशर कैसा था, ज़्यादा था। लेकिन बाहर एयर में प्रेशर इतना नहीं है, वो गैस के मॉलिक्यूल्स इजीली मूव कर रहे हैं हर जगह से, प्रेशर से यानी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स का मूव करना थ्रू टाइनी होल, टक्कर लगाते लगाते वो इस होल तक जो भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट आएगा, टक्कर लगेगी जिस भी मॉलिक्यूल की, वो इस होल से क्या करेगा, बाहर निकल जाएगा। हाई प्रेशर से लो प्रेशर, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, प्रेशर चेंज हो रहा है फ्यूजन में, और आपके पास ये टाइनी होल के थ्रू जो है वो सारा कुछ हो रहा है।
और क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके पास गैस मॉलिक्यूल्स हाईली कंप्रेस्ड स्टेट यानी कि हाई प्रेशर में प्रेजेंट थे और उनको जगह मिली कि वो लो प्रेशर में भाग जाएं, तो वो जल्दी जल्दी से भाग गए जैसे जैसे उनसे एक हॉल में से पर मॉलिक्यूल से गुजरा गया। अब ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन को पढ़ने से पहले आपको एक टर्म का पता होना चाहिए कि रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है। रेट ऑफ डिफ्यूजन बेसिकली क्या है कि कितना डिस्टेंस कवर किया है गैस के मॉलिक्यूल्स ने पर यूनिट टाइम के अंदर, यानी कि कितनी जल्दी वो डिफ्यूज़ किए हैं या कितने डिस्टेंस तक वो डिफ्यूज़ किए हैं, यानी कि 1 मिनट में या पर मिनट में गैस के मॉलिक्यूल्स कितना डिस्टेंस कवर कर गए हैं, वो है उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन। 33 में दिया था, लेकिन आपकी बुक पे कोई एग्जैक्ट डेट नहीं बताई। थॉमस ग्राहम ने 1805 से 1869 के दरमियान में दिया, वैसे 1833 में दिया था। ये एक इंग्लिश साइंटिस्ट था, ठीक है। इसने बताया कि रेट ऑफ डिफ्यूजन या इफ्यूजन, गैस का डिफ्यूज़ करना या इफ्यूज़ करना पर यूनिट टाइम क्या होता है। उसने बताया कि जो आपका रेट ऑफ डिफ्यूजन या रेट ऑफ इफ्यूजन जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी के। तो आपके पास उसने क्या बताया कि उसने कहा कि आपके पास डेंसिटी के बढ़ाने से रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। डेंसिटी बढ़ाने का क्या मतलब है कि आप किसी गैस का साइज बढ़ा रहे हो, मैस बढ़ा रहे हो। मैस डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं ना, तो आपको पता है कि जिस भी गैस का मैस ज़्यादा होगा, डेंसिटी ज़्यादा होगी, वो उतना ही आहिस्ता मूव करेगी और उसकी डिफ्यूजन का टाइम ज़्यादा होगा एक डिस्टेंस तक ट्रैवल करने के लिए। वही अगर आपके पास स्मॉल साइज पार्टिकल्स हैं, वो जल्दी मूव कर जाएंगे एज कम्पेयर टू लार्ज साइज पार्टिकल्स। तो आपको ये समझ आ गई कि मैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। इसका मतलब है कि जिस चीज़ का आप मैस बढ़ाते जाएंगे उसकी डेंसिटी भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी, और डेंसिटी बढ़ेगी तो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, कम हो जाएगा। अब देखिए आपके पास कोई लार्ज साइज पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो आहिस्ता मूव करेंगे ना एज कम्पेयर टू स्मॉल साइज पार्टिकल्स। एक ट्रक है, ठीक है, स्मॉल साइज पार्टिकल्स कैसे मूव करेंगे, फास्ट। एक ट्रक है, वो ज़्यादा जल्दी मूव करेगा या उसकी बजाय एक जो आपके पास रेसिंग कार है वो जल्दी मूव करेगी? डेफिनेटली रेसिंग कार। रेसिंग कार भी नहीं तो सादा कार। तो आपके पास जो चीज़ स्मॉल साइज में होती है वो जल्दी से निकल जाती है, जल्दी से फास्टली मूव कर जाती है। जो लार्ज साइज होती है वो आहिस्ता मूव करती है। तो इसी तरह लार्ज साइज होने का मतलब है कि डेंसिटी हाई है। डेंसिटी हाई का मतलब है कि अब फिर वो क्या होगा, स्लो डिफ्यूज़ करेंगे उसके पार्टिकल्स। उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, कम होगा। उनको ज़्यादा टाइम लगेगा एक डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए। अब आपके पास सपोज, अब इसको क्या करें, आप इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को कर दें ख़त्म, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन मल्टीप्लाई, आप इसको इधर ले आए और यहाँ पे क्या इसको ख़त्म किया तो यहाँ आ जाएगा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के। ये के जो है वो सब गैसेस के लिए सेम होगा अगर आपने टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज नहीं किया। अब आप देखें आपके पास सपोज दो गैसेस हैं, आपके पास दो गैसेस हैं 1 एंड 2। अब आप इन दोनों का रेट ऑफ डिफ्यूजन फाइंड करना चाह रही हैं, तो आपके पास R1 1 के लिए रेट ऑफ डिफ्यूजन है और सेकंड R2 मल्टीप्लाई, पहले की डेंसिटी है √D1 और दूसरे की √D2, दोनों इक्वल हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के। अब आप क्या करें, अब दोनों क्या हैं, सेम है, तो आप इन दो इक्वेशंस को कर दें डिवाइड। अब आप दो इक्वेशंस को जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास बनेगा R1/R2 इज इक्वल्स टू √D2 √D1। बस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना रेट ऑफ डिफ्यूजन के, तो R1 का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल D1, R2 का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल D2। अब यहाँ पे एक चीज़ आती है कि आपको पता है, मैंने भी बताया है कि जो लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स यानी कि जिनका मोलर मैस ज़्यादा होता है, जिनका मोलर मैस ज़्यादा होता है, वो आहिस्ता डिफ्यूज़ करते हैं। वो क्या करते हैं, आहिस्ता डिफ्यूज़ करते हैं। तो इसी तरह आपके पास डेंसिटी की जगह आप क्या लिख सकते हैं, मोलर मैस m2 अंडर रूट डिवाइडेड बाय m1 अंडर रूट। आप या तो R1 R2 को इसके बराबर कर सकते हैं या R1 R2 को इसके बराबर कर सकते हैं। ये जो उसने आपको फॉर्मूला दिया है, इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन, इसकी वेरिफिकेशन भी करना ज़रूरी है। जब भी कोई साइंस के अंदर आपको लॉ मिलता है तो उसके साथ एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी होती है। आप ऐसे ही नहीं कह सकते कि बस ये जो मैंने इक्वेशन बना दी है ये ठीक है, उसको वेरीफाई करके भी बताना होता है कि आप इसको करके देख लें, आपके पास आंसर आएगा। इसकी वेरिफिकेशन के लिए आपने एक ली ग्लास ट्यूब, ठीक है, आपने एक बड़ी सारी ली ग्लास ट्यूब। उस ग्लास ट्यूब में आपके पास दो एंड्स हैं। अब दो एंड्स हैं तो आपने एक साइड पे कॉटन ली सॉक की हुई HCl में, HCl में सॉक किया हुआ उसने अच्छी तरीके से, आपने उसको डिबो के HCl उसके ऊपर लगाया हुआ है। दूसरी साइड पे आपने एक कॉटन ली जो आपने NH3 में जो है वो सॉक की हुई है, इनको आपने इस ग्लास ट्यूब में लगा दिया। अब आपने जब इसको इसके अंदर लगा दिया, ये 100 cm की आपने ली है पूरी, यानी कि आपको पूरा डिस्टेंस आपके पास क्या है, 100 cm। ट्यूब का पूरा डिस्टेंस क्या है, 100 cm।
अब आपने क्या किया कि इन दोनों को एक ही टाइम दिया है, यानी सपोज आपने 1 मिनट दिया है दोनों गैसेस को इजीली ट्रैवल करने के लिए। इसमें से जो पार्टिकल्स है ना उनको निकलने के लिए आपने 1 मिनट दिया है बहुत साइड से। आपने किसी को भी नहीं छेड़ा, आपने सिर्फ 1 मिनट के लिए इस ट्यूब को छोड़ दिया है। जब आपने 1 मिनट के बाद इसको देखा तो जो HCl के मॉलिक्यूल्स थे ना वो कितना डिस्टेंस कवर करके रुके हुए थे, वो डिस्टेंस कवर किया हुआ था HCl के मॉलिक्यूल्स ने आपके पास 40.5 cm, और जो आपके पास NH3 के मॉलिक्यूल्स थे उन्होंने डिस्टेंस कवर किया हुआ था 59.5 cm। दोनों को सेम टाइम दिया था लेकिन दोनों ने डिस्टेंस क्या किया, अलग-अलग कवर किया। अब आप पूछेंगे कि हमें कैसे पता चला कि उन दोनों ने अलग-अलग डिस्टेंस कवर किया है? तो इन दोनों के गैसेस के कलर डिफरेंट करके जो है वो उन्होंने देखा कि एक गैस कितने तक मूव किया और दूसरी गैस किधर तक मूव किया विद इन द गिवन टाइम। अब जब ये हुआ और जब एक पॉइंट आया, यानी कि इतना डिस्टेंस इसने कवर किया हुआ था, इतना इसने कवर किया हुआ था, तो एक पॉइंट आया इधर से HCl से यहाँ तक 40.5 पे, और इधर से आप करेंगे तो ये होगा 59.5 है, टोटल करेंगे तो ये 100 होगा। तो ये जो पॉइंट ऑफ जंक्शन था जहाँ पे आके ये दोनों गैसेस मिली, वहाँ पे आपके पास फ्यूम्स बन गए, वाइट कलर के फ्यूम्स यानी बबल से बन गए। और वो किस चीज़ के थे, अब NH3 और HCl जब मिलता है तो वो बनाता है NH4Cl, तो वो जो फ्यूम्स बने वो बने NH4Cl के। HCl है उसका मैस क्या होता है, उसका मैस होता है आपके पास, HCl का मैस होता है 36.5 और आपके पास NH3 का मैस होता है 17। अब यहाँ पे आप देखें कि मैंने आपको बताया था कि जिस चीज़ का मैस ज़्यादा होगा वो डिस्टेंस कम कवर करेगी। इसका मैस ज़्यादा है, इसका डिस्टेंस क्या है, कम है। इसका मैस कम है, इसका डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है। अब आप क्या करेंगे, वो फॉर्मूला लगा के देखें ग्राहम ला वाला, R1/R2 इज इक्वल्स टू √M2 ओवर √M1। अब यहाँ पे R1 आप HCl ले लें और R2 या फिर आप R1NH3 कोई भी ले लें। R1NH3 लिया हुआ है आपकी बुक पे तो आप R1NH3 को ले लें और R2 आप ले लें HCl को। यहाँ पे आप इसको लगाएं, ये बनेगा 59.5 डिवाइडेड बाय 40.5 जो डिस्टेंस इन्होंने कवर किया, ये एक्सपेरिमेंटली उन्होंने देखा है। और यहाँ पे इसका जो मैस है और जो इसका मोलर मैस है, आप इसको सॉल्व करें, आपके पास बोथ साइड पे आंसर आएगा 1.46 1.46। आपके पास ला हो गया वैलिड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के। उसमें आप देख लें कि आपको पहले सबसे पहले गिवन क्या क्या दिया हुआ है। गिवन आपको दिया है उन्होंने रेट ऑफ इफ्यूजन, उन्होंने आपको दिया है रेट इफ्यूजन का आपको दिया है उन्होंने 1। उन्होंने कहा कि रेट ऑफ डिफ्यूजन आपके पास किसी अननाउन गैस का, RX कह लें आप, अननाउन गैस है उसका क्या है 1 है। और उन्होंने कहा आपके पास रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ H2 क्या है 4 टाइम्स है इस गैस से, यानी कि ये 1 है तो उससे डबल यानी कि ट्रिपल यानी 4 टाइम्स जो है वो उससे है। यानी आपने इसको क्या किया 4 से मल्टीप्लाई किया, तो हाइड्रोजन का उन्होंने कहा कि ज़्यादा इफ्यूजन टाइम है एज़ कम्पेयर टू दिस गैस। ये गैस बताएं कि कौन सी है। अब इस गैस को फाइंड करने के लिए अगर आपके पास मोलर मैस निकल आए तो आपको पता चल जाएगा कि वो कौन सी गैस है, क्योंकि हर गैस का मोलर मैस डिफरेंट होता है। मैस ऑफ H2, मोलर मैस ऑफ H2 आपको पता है होता है 2 ग्राम पर मोल। कहा कि आपके पास जो अननोन गैस है उसका मोलर मैस फाइंड करें। आपके पास फॉर्मूला क्या है, R, जो चीज़ आपको गिवन है आप वो ऊपर लिख लें, या जिसका कम मोलर मैस है वो आप ऊपर लिख लें, जो आपकी मर्जी आप लिख सकते हैं, R1 या R2। RH2 आप लिख लें, RX इक्वल करें आप उस अंडर रूट मोलर मैस ऑफ X और मोलर मैस ऑफ H2। आप वैल्यूज़ पुट करें X ऑफ X और मोलर मैस ऑफ H2। अब इसमें वैल्यूज़ लगा लें, RH2 4 है, ये 1 है, अंडर रूट MX आपने फाइंड करना है और नीचे अंडर रूट 2। आप इसको करेंगे सॉल्व तो आपके पास यहाँ बन जाएगा MX इज इक्वल्स टू 16 मल्टीप्लाई 2, आंसर आ गया आपके पास 32 ग्राम पर मोल। अब आप गौर करें तो 32 ग्राम पर मोल O2 का जो है वो मैस होता है। तो आपको यहाँ से ये भी पता चल सकता है कि वो कौन सी गैस है दूसरी जिसका रेट ऑफ डिफ्यूजन आपको पता हो, तो आप उस गैस का भी पता लगा सकते हैं। कैसे, अगर आपको उसका मोलर मैस पता हो। तो आज के लिए बस इतना ही, होपफुली आपको समझ आई होगी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।